बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू जी साइन थीटा होगी। तो वो कह रहा है एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू एन माइनस वन, t इज इक्वल टू एन माइनस वन से t इज इक्वल टू एन के बीच में वो कितना चला एस एन। तो आप देख सकते हैं एन माइनस वन से एन मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड हो गई, nth सेकंड हो गई। और nth सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद वो कह रहा है कि टू द डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन टू n टू द डिस्प्लेसमेंट n प्लस वन। वापस पढ़ लेते हैं। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इज इक्वल टू n माइनस वन टू t इज इक्वल टू n। देन द रेशो एस एन अपॉन एस एन प्लस वन। ठीक है जी, एस एन और एस एन प्लस वन पूछ रहा है। तो बच्चों एस एन प्लस वन का क्या मतलब हुआ, एस एन प्लस वन का मतलब ये हुआ कि एन प्लस वन टाइम में ये कितना चला है आपका जो ब्लॉक है। तो u प्लस हाफ ए टू, इस बार टाइम को n प्लस वन लिख देंगे हम। एक्चुअली स्मूथ इंक्लाइन पे फिसल रहा है तो जी साइन थीटा एक्सेलेरेशन से फिसलेगा, मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहा हूँ। तो एस एन प्लस वन की वैल्यू आ गई 1/2 ए टू एन प्लस टू माइनस वन, दैट लीड्स टू हाफ टू एन प्लस वन। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है एस एन अपॉन एस एन प्लस वन, इसका रेशो। तो हाफ ए से हाफ ए कैंसिल हो जाएगा, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन इसका आंसर होगा। एवरेज कैटेगरी में रख देता हूँ, लेकिन टेस्ट पेपर्स में ये सवाल पूछा गया है, आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवाए गए थे उसमें ये सवाल रखा है, तो एवरेज कैटेगरी में रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास उसने m कहा, डेंसिटी उसने d कही। when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time। ये थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी। आप जानते हैं ना उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और वो कब अचीव होती है, जब जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो उसके बायेंट फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है। मैं कौन सा सवाल डील कर रहा हूँ, मैं सवाल नंबर 32 डील कर रहा हूँ बच्चों। और वेट को इस सवाल में आपको जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसको बैलेंस करना पड़ेगा बायेंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स से। तो एम जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ बी। क्या पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन, उसने फ्लूइड की डेंसिटी दे रखी है d/2, और विस्कस फोर्स कितना लगेगा, तो विस्कस फोर्स लगेगा जी एम जी माइनस बायेंट फोर्स। तो बच्चों एम जी मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम, ये मास हो गया, और बायेंट फोर्स हो गया रो वी जी। रो मतलब फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी रो बाई d/2 दे रखी है। तो डी जी माइनस डी/2 मतलब डी/2, ये आपका विस्कस फोर्स आया। और डी मतलब मास इंटू डी इंटू वी मास है, तो mg/2 आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर शायद ये सवाल नंबर 32, मेरे पास उसका मैसेज था बच्चे का कि ये शायद करेक्शन है, लेकिन करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है। mg/2 ऑप्शन भी दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है इस पेपर का, शायद कोड इसका P2 है। तो mg/2 इस सवाल का सही आंसर है, कोई करेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी क्या होगी जी, हाँ कैटेगरी एवरेज कहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग इसमें लगाना था, बायेंट फोर्स वगैरह को रिप्लेस करना था। एवरेज कैटेगरी कहूँगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 33 पे जाता हूँ। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ फिजिकल टर्म्स हैं और कॉलम 2 में उसके मैथमेटिकल रिलेशन है और हमें उनको मैच करना है। तो वो क्या क्या दे रखे हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दे रखा है, रिलैक्सेशन पीरियड दे रखा है, और करंट डेंसिटी दे रखा है। तो बच्चों मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो।
मे बी कि आपके सबके पेपर में अलग अलग सीक्वेंस हो, इसलिए मैं इसके सामने इसका सही फॉर्मूला लिख देता हूँ और आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। जैसे अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सही फॉर्मूला होगा ई टॉ अपॉन एम। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए जब मेरा पहला लेक्चर होता है तो मैं ये 10-12 इक्वेशन बनाता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक सवाल इन 10 इक्वेशन से ही आ जाता है। और इस बार देखो इन्होंने 4 सवाल पूछ लिए लेकिन 4 सवालों को एक सवाल बना दिया, तो डेफिनेटली फिजिक्स का पेपर लेंदी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। और करंट डेंसिटी किसको कहते हैं? तो बच्चों करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए। आई अपॉन ए मतलब NeVd, ये आप इसमें ढूंढ लीजिए। और बच्चों J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, मतलब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है J अपॉन ई। और कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल को रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी में लिखूंगा ई अपॉन जे। रेजिस्टिविटी ई अपॉन जे, और ये आपका रिलैक्सेशन पीरियड है m अपॉन एन ई स्क्वायर रो रजिस्टिविटी की टर्म्स में। तो बच्चों जहां पे भी आपको ये सीक्वेंस दे रखी हो ये मैच होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके साथ मैच होगा, रजिस्टिविटी इसके साथ मैच होगा, रिलैक्सेशन पीरियड इसके साथ मैच होगा, करंट डेंसिटी इसके साथ मैच होगा। और ये फॉर्मूले सब बच्चे याद नहीं करते, चाहे मैं कितना ही कहूँ फॉर्मूला चार्ट बनाओ रिवाइज करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे ये सुनते कहाँ हैं। अबव एवरेज होगा, नहीं होगा सबको याद, गलती हुई होगी। इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन पीरियड में गलती हुई होगी, मुझे लगता है मैं इसको इसलिए अबव एवरेज में कहूँगा। दूसरी बात क्योंकि लेंदी भी है, इतना टाइम मिला नहीं होगा कि बच्चा सोच ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, जेड एक्स ए कोई एलिमेंट है जेड एक्स ए, इसको जेड माइनस वन बी बनाया, Z-1 B बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों की यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डिके हुआ होगा, बीटा पॉजिटिव डिके। उसके बाद इसको क्या बना दिया? उसके बाद इसको Z-3 बना दिया, Z-3। तो इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई, तो ये अल्फा डिके यहाँ पर हुआ होगा। और इसके बाद इसको क्या बना दिया? Z-3 को Z-2, मतलब एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, तो बीटा नेगेटिव डिके हुआ होगा। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें लिखा हो बीटा पॉजिटिव, अल्फा, बीटा नेगेटिव? क्या कैटेगरी जाएगी सवाल की? इजी कैटेगरी जाएगी, इजी। अल्फा बीटा डीके बच्चा अपनी जूनियर क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देता है, ये कोई अच्छा सवाल नहीं था। इसके बाद मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 पे। और मैंने पेपर से पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पेपर से पहले एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस किस बात का ध्यान रखना है, बताया था। और उसमें मैं आपसे यही कह रहा था, कम से कम 2 दिन पहले आपको वीडियो मिली होगी, मैं आपसे कह रहा था बेटा सब कुछ छोड़ो, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो। और आप देखो उन्होंने कितने फॉर्मूले पूछे हैं। प्रेशर बाय गैस, ये फिर सवाल नंबर 35 पे आ गया। कितना फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखो कितने सारे आए हैं। और पिछला सवाल अभी 33 था शायद या 32 था, 4 फॉर्मूले पूछ रखे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से 4 फॉर्मूले पूछ लिए। RMS स्पीड गैसेस मॉलिक्यूल की बताइए, प्रेशर मैं लिख लेता हूं 1 मिनट पोज करके। बच्चों जैसे इन्होंने एक ऑप्शन में कहा RMS स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, तो मैंने उसके सामने उसका सही जवाब लिख दिया है। तो आप इसको किससे मैच करोगे? आप इससे मैच करोगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो ये देखिए। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मांगा है, जब भी मॉलिक्यूल बोलेगा तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला चूज करना पड़ता है। और टोटल इंटरनल एनर्जी डायटोमिक गैस के 1 मोल की मांग रहा है, तो F/2RT होना चाहिए। F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डायटोमिक है तो 5 लिया जाएगा। तो ये इसके सही आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 35 के। बहुत सारा कुछ फॉर्मूले से भी पूछा है, और ये वाले फॉर्मूले वैसे ज्यादातर बच्चों को याद होते हैं। मैं इसको एवरेज कहूंगा, अबव एवरेज नहीं, एवरेज कहूंगा, इजी नहीं कहूंगा, एवरेज कहूंगा। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह चूज करने में कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। और इस सवाल में तो कमाल ही कर दिया उन्होंने मतलब सवाल कर सकता था बच्चा, लेकिन भाई एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है। 4 ऑप्शन सामने रख दिए, बी वेक्टर पूछ लिया। तो खैर अब एवरेज है पेपर के हिसाब से, मतलब घर बैठ के करें तो बड़े आराम से हो जाएगा, पेपर में करें तो बच्चा हो जाएगा। वो कह रहा है कि वी और बी का क्रॉस एफ आना चाहिए। बी दे दिया, एफ दे दिया, बी पूछ रहा है।
चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा -6i -6j -8k। ये क्योंकि जब आप जो v वेक्टर है आपका, ये अगर आपका b वेक्टर, मेरे हिसाब से ये इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जब आप v वेक्टर देखते हो विच इज 2i + 4j + 6k, जब आप इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये देखो i, तो ये आ जाएगा -32, ये यहाँ पे हुआ -32, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +36, तो आप देखो ये आ जाएगा 4i। ठीक है, इसी तरह से -j, इसी तरह से +k करके जब आप करोगे तो ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर मैं जो टिक करूंगा, क्या टिक करूंगा, एक बार वापस लिख देता हूँ। उसका सही आंसर होगा -6i -6j -8k। ये इसका सही आंसर होगा। आई विल से कि ये है अबव एवरेज सवाल। ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफी है भाई, ऐसा पेपर में सवाल इस तरीके का दे देना। अगला सवाल मैं लिख लेता हूँ, थोड़ी ब्लर्ड पिक्चर है, मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ एक बार। बच्चों वो कह रहे हैं कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और उसमें से 90 डिग्री का एक सेक्टर रिमूव कर दिया है, तो अब ये बचा आपके सामने, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया k टाइम्स ऑफ mr² है, देन द वैल्यू ऑफ k इज k पूछ रहा है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना? आप कहोगे dmr², 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 सबको जोड़ दोगे तो सारे dm को जोड़ दोगे तो उसका मास बन जाएगा। इसका मास कितना होगा? ये 3/4 रिंग है, 3m/4 इंटू r², क्योंकि पूरी रिंग का मास m था ना, तो 3/4 का तो 3m/4 r² होगा। तो आप देखो mr² के साथ जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया वो 3/4 आ गया है, तो k की वैल्यू 3/4 है। इसको मैं कहूंगा ये बहुत इजी सवाल है, दिस इज इजी कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 37 था। देखो 38 अगर आसान सही हो तो कंटिन्यूएशन में बता देता हूँ, नहीं तो पोज करके पहले सवाल नोट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, 3 रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3। देखो आसान सही लग रहा है, इस तरीके से उन्होंने ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं लाइक दिस। ये लिखा हुआ है R1, इसमें करंट है I1। ये रेजिस्टेंस R2 है, इसमें करंट I2 है। ये रेजिस्टेंस R3 है और इसमें, और मैं हमेशा कहता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 सवाल आते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर वाला एक आ गया, 4 फॉर्मूले पूछ लिए, एक ये वाला सवाल आ गया, एक वो आ गया 4 वायर पैरेलल में, फिर सीरीज में उसका रेजिस्टेंस बताओ। तो मेरे ख्याल से हम चौथा सवाल सॉल्व कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हमेशा हर बच्चे से कहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज कीजिए। तो क्या कह रहा है? 3 resistors having resistance R1, R2, R3 are connected as given. The ratio I3 upon I1 of the current in terms of I3 upon I1 पूछ रहा है। I3 upon I1, अरे भैया ये तो बहुत इजी आ गया, पड़ोसी अपॉन टोटल। भाई साहब I3 निकालना चाह रहे हैं आप, I3 तो पड़ोसी, कौन पड़ोसी है इसका? R2, पड़ोसी, पड़ोसी अपॉन टोटल, पड़ोसी अपॉन टोटल, तो R2 अपॉन R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ मेन करंट, मेन करंट। इसलिए I3 अपॉन I1 की वैल्यू आ जाएगी R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है। और जिस नालायक बच्चे का पेपर मेरे हाथ में है, इस नालायक ने किया नहीं है। कितनी बड़ी नालायकी है इस सवाल को छोड़ के आना है। इस सवाल आसान सवाल की कैटेगरी में है ये। क्वेश्चन नंबर 39, पेपर के बाद तुम्हें सुनाऊंगा। देखो अब पेपर से पहले, मुझे पता है प्रेशर में रहते हो तो ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं मैं, अब तो पेपर हो चुका, अब तो कितना भी सुनाऊं मैं तुम्हें नालायको। ये कोई सवाल था छोड़ के आने वाला? जिसका भी पेपर है। क्वेश्चन नंबर 39, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg, A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 मीटर। भाई साहब 10 मीटर से रिलीज कर दिया, 10 मीटर से रिलीज कर दिया। u इज इक्वल टू 0 है, h की वैल्यू दे रखी है, वहां से रिलीज कर दिया। स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जमीन से टकराई। A ball of mass this is dropped from a height 10 meter strikes the ground and rebounds to the same height, और टकरा के वापस ऊपर ही पहुंच गई। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, तो कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स? बच्चों इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं। चलिए वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड बता देंगे। वैसे इम्पल्स अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड को ही कहते हैं तो इसका मतलब P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड
टू द बॉल। तो कितना इंपल्स इसको मिला, देखो जब ये टकराई तो इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम था mv, सॉरी, इसके बाद ये टकरा के उठी होगी, देखो जहां से आई वापस वहीं चली गई, ये यहां मैंने गलत लिख दिया, u इज इक्वल टू 0 से रिलीज किया तो ये v से टकराई होगी और टकरा के वापस उठी होगी, सेम से ही उठी होगी, तभी तो वापस वहीं पहुंची जहां से आई है। तो फाइनल मोमेंटम है mv j कैप और इनिशियल मोमेंटम है माइनस mv j कैप, माइनस माइनस प्लस 2 mv j कैप, मतलब 2 mv। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे 2 mv, आंसर देंगे 2 mv। सवाल उठता है जी v क्या होगा, v क्या होगा बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 है, g की वैल्यू 10, कितनी हाइट से आई थी, 10 मीटर से आई थी, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 200, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 200, मतलब 100 इंटू 2 मतलब 10√2 v की वैल्यू, ठीक है। चलो 2 इंटू मास कितना दे रखा है 0.15, v कितना दे रखा है 10√2, 10√2, सिंप्लीफाई करें क्या, थोड़ा सा लेंथी तो है पेपर, देखो तो 0.30 इंटू 10 इंटू 1.414 √2 की वैल्यू, तो 0.30 को जब 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा 0.30, एक बार वापस लिख रहा हूँ, इंटू 10 इंटू 1.414 लिखा है, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ से ये आ गया 100, ये गया 10, तो देख रहे हो ये 3 बचा ओनली, तो 3 इंटू 1.414, क्या ऑप्शन टिक करोगे, 4.2 वाला जो ऑप्शन अवेलेबल है वो टिक करोगे। बात समझ में आई, एवरेज कहूंगा, एवरेज कैलकुलेशन की वजह से एवरेज कह रहा हूं, कैलकुलेशन की वजह से। एक बार वापस सुन लो, आंसर कितना हुआ इसका, इसका आंसर हुआ 2mv, 2mv। अब v कैसे निकाला, v निकाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से, h की वैल्यू 10 मीटर दे रखी है ना, तो इसलिए हो गया v स्क्वायर 200, 10√2 मतलब 10 इंटू 1.414, दैट मीन्स 14.14, ठीक है जी, वन, हाँ 14 पॉइंट बन गया समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, और उसको फिर हमने 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 0.3 मास है, दैट्स इट। तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ अगले सवाल पे, ये इस टाइम मैं सेक्शन बी सॉल्व कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे ये सवाल है। इन्होंने कहा कि 220 वोल्ट का प्राइमरी का दे रखा है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंडरी का 11 वोल्ट का दे रखा है, सेकेंडरी की तरफ मतलब पावर आउटपुट 44 है, और आईपी पूछ रहा है। तो सिंपल, आप ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कैसे सॉल्व होगा, आप कहेंगे आईपी अपॉन आई एस, वी एस अपॉन वीपी होता है। मैं आपसे आईपी पूछ रहा हूँ, आप कहेंगे वी एस अपॉन वी पी इंटू आई एस। अब आप कहेंगे कि सर वी एस पता है, वी एस तो पता है, लेकिन आप ये बताओ आई पी हमें पता करना है, और आई एस, और अच्छा देखो ये वी पी भी पता है, तो वी एस वी पी तो पता है, लेकिन आप आई एस की वैल्यू तो बता दो, तो ये लो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पावर लॉस उसने 0 बोल रखा है, तो P इज इक्वल टू वी आई होता है ना, P इज इक्वल टू कितना होता है, वी आई होता है। तो उसने क्या कहा, पावर आउटपुट 44 वॉट है, तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी और करंट इन सेकेंडरी, तो 44 इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना है 11 इंटू आई एस, तो आई एस की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये वैल्यू 4 हो गई, इसलिए आई पी इज इक्वल टू वी एस कितना है 11, वी पी कितना है 220, आई एस कितना है 4, 44 अपॉन 220, कैलकुलेटर निकाल लेने दो, 44 डिवाइडेड बाय 220 बच्चों 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। चलो अगले सवाल पे, पूछो कि सर ये कैसा है, मैं कहूँगा इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है ये,
नालायको, 48 घंटे पहले बोला था, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, सुनोगे मेरे से?